मित्रों नमस्कार। इजरायल ने एक बार फिर कारनामा कर दिखाया और लेबनान में पेजर बम ब्लास्ट हुए हैं। 9 से 10 लोग मारे गए हैं और आज शाम तक जो खबरें आ रही हैं वाकी टाकी में भी ब्लास्ट हुए। मतलब हर कनेक्टिंग डिवाइस को एक टारगेटेड बम की तरह कन्वर्ट किया जा सकता है। और अब हम कितने खतरनाक दौर में हैं, या यूं कहिए हम हमारे ही पास जो कनेक्टिंग डिवाइसेस हैं वो एक तरीके से हथियार बनाए जा सकते हैं, वह दुनिया के सामने इजरायल ने साबित कर दिया। और ऐसी घटनाएं जब घटती हैं तो उसके बाद ढेर सारी कहानियां, किस्से और सिद्धांत आने लगते हैं। पर दुनिया जिस तरीके से तकनीक पर निर्भर हो रही है और इस तकनीक को कैसे हथियार में बदला जा सकता है, वह भी हमें देखने को मिलेगा और मिल रहा है। अभी साइबर अटैक और दूसरे तकनीकों के माध्यम से, सॉफ्टवेयर के माध्यम से तमाम काम और दूसरी चीज़ों को अवरुद्ध कर दिया जाता था, पर उसे विस्फोटक के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब यह जो योजना होगी, इस काम को करने के लिए जो प्लान होगा, हो सकता है कुछ साल पहले या कुछ महीने पहले ही शुरू किया गया हो, कि जो इस तरह के डिवाइसेस हैं उनमें कुछ विस्फोटक पहले से लगा दिए जाएं और मनमाफिक समय पर उसको एक्टिवेट किया जाए, मतलब उसको ब्लास्ट कर दिया जाए। अब दुनिया में कौन सा देश कहाँ से किस तरह के डिवाइस खरीद रहा है, अब जो हमारी गुप्तचर संस्थाएं हैं वह उस पर नज़र रखती हैं और तकनीक का कैसे इस्तेमाल करके उन्हें हथियार भी बनाया जा सकता है, यह अब हमारे सामने है। तो इजराइल से जो लड़ाई हमास लड़ रहा है वह मोसाद की लड़ाई है और मोसाद इस तरह के कारनामे हमेशा करता रहा है और इंटेलिजेंस के लेवल पे यह बातें कभी बाहर नहीं आती कि किस तरह किसने क्या किया। और इजराइल, मोसाद दुनिया की शानदार संस्था है, इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि समय समय पर इस तरह के काम करके उन्होंने साबित कर दिया है कि किसी भी इंटेलिजेंस एजेंसी को कैसा होना चाहिए और घुसकर मारने का मतलब क्या होता है, यह मोसाद से सीखा जा सकता है। इजराइल ऐसी जगह पर है जहां लड़े बिना और मारे बिना रहा ही नहीं जा सकता है और उनकी जो रक्षा नीति है उसमें ऑफेंस से ही बेस्ट डिफेंस है। प्रिएम्प्टिव पॉलिसी भी इसी में आता है कि आप पर कोई हमला करे उससे पहले हमला करके उसे खत्म कर दो। इजराइल इसी नीति का पालन करता है और इसके बाद भी पिछले साल इजराइल पर हमला हुआ और हमास ने खतरनाक तरीके से हमला किया और हजार के ऊपर इजरायली नागरिक मारे गए, लेकिन इजराइल इसका बदला उसी बर्बर तरीके से ले रहा है। और युद्ध का परिणाम तो आप जानते ही हैं क्या होता है, हमेशा भयावह होता है और कितनी जनधन की हानि होगी इसका लेखा जोखा नहीं रखा जा सकता है। जो जितना ताकतवर होगा उतना ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा और युद्ध में जो हार जीत होगी उसका अंतिम परिणाम किसके पक्ष में जाएगा, कितने दिन में जाएगा, इसका निर्धारण नहीं किया जा सकता है, पर युद्ध शुरू किया जा सकता है। और युद्ध के सिद्धांतों में यह भी कहा जाता है कि युद्ध का अंत अपने हाथ में नहीं होता है। आप यह निश्चित नहीं कर सकते हैं कि इसका अंत कब और कैसे होगा। लगातार कोशिशें होती रहती हैं और युद्ध है कि रुकने का नाम नहीं लेता है। अब सोचिए, यूक्रेन रसिया वार चल रहा है, बर्बादी जारी है और यूक्रेन में ज़्यादा बर्बादी हो रही है, यह बात भी किसी से छिपी नहीं है, क्योंकि रसिया ज़्यादा ताकतवर है, उसके पास ज़्यादा खतरनाक और विध्वंसक हथियार हैं और उसके पास वो तौर तरीके भी हैं जिससे वह ज़्यादा क्षति पहुंचा सकता है। और यूक्रेन खंडहर में बदल रहा है, जैसा फोटो वीडियो हमारे सामने आ रहा है।
उसमें अब वह एक बड़े से कब्रिस्तान में तब्दील होता जा रहा है। तो युद्ध के परिणाम में हमें कब्रें मिलती हैं जहां लाशें बिछी होती हैं। इजराइल भी हमास के साथ यही कर रहा है, क्योंकि यह सह अस्तित्व और साथ रहने की आदत अगर हम नहीं डालेंगे तो फिर हम पीछे जाएंगे, मारे जाएंगे। हमारे बच्चे, हमारी महिलाएं और हम खुद भी लाश में बदल जाएंगे। अब सोचिए, सूचना और तकनीक के जैसे जो साधन हैं जिसमें किसी भी तरह की कनेक्टिविटी है, उसे कैसे बम बनाया जा सकता है। अब हमारी कारें, ट्रेन, मतलब हम खुद बगैर कनेक्टिविटी के नहीं रह सकते हैं। हमारा मोबाइल फोन, अब जब पेजर में ब्लास्ट किया जा सकता है, वॉकी टाकी में ब्लास्ट किया जा सकता है, तो फिर बाकी चीज़ों को तो ट्रैक करना और उन्हें कुछ और सॉफ्टवेयर से नियंत्रित करना और भी आसान होगा। तब वो तो और बड़े हथियार बन जाएंगे। सोचिए, हमारे घर में जो टीवी चल रही है वो भी कनेक्टेड है। सोचिए, अगर मैंने साल, 2 साल, 6 महीना पहले कोई टीवी खरीदा है या कोई भी ऐसा डिवाइस खरीदा है और कोई इसको प्लान कर सकता है, उसमें कोई विस्फोटक पहले से ही लगा सकता है और उसको बम के रूप में कन्वर्ट कर सकता है जब चाहे। हमारे पास जितनी ज़्यादा कनेक्टिविटी होगी, हम उतने ज़्यादा खतरे में हैं। इसका मतलब यही है। तो हम कौन से इक्विपमेंट कहाँ से ले रहे हैं, उसका ऑपरेटर कौन है, उसको सैनिटाइज किया गया है कि नहीं, उसमें किस तरह के डिवाइसेस लगे हैं, अब इसकी जानकारी और जांच बेहद ज़रूरी है। हम किसी संदिग्ध व्यक्ति, संस्था या देश से इस तरह के इंस्ट्रूमेंट न खरीदें। अब आगे इन हथियारों को और कैसे इस्तेमाल किया जाएगा, अब यह देखने को मिलेगा। अभी लेबनान में पहला पेजर बम ब्लास्ट हुआ है। आगे देखते हैं और क्या क्या इस तरह के खेल हमारे सामने आते हैं। तो अब जो डीप वर्ल्ड है ना, जो एक दुनिया, काली दुनिया है, तो वहाँ भी अब चीज़ें कैसे हो रही होंगी, क्योंकि वहाँ की हमें कोई हवा नहीं लगती है। तो डीप स्टेट में जो चीज़ें हो रही हैं वो रियल वर्ल्ड में कैसे आ रही हैं, और सरकारें किस तरीके से चीज़ों को चला रही हैं, और सरकारों के अंदर जो सरकारें हैं वह हमें कैसे नियंत्रित कर रही हैं। क्योंकि असली शासन और व्यवस्था उन्हीं के हाथ में है। वो बिजनेसमैन है कि नार्को के माफिया हैं या कुछ और लोग हैं जो इसे चला रहे हैं। और सूचना प्रौद्योगिकी तो सबसे बड़ा हथियार बनता ही जा रहा है, जहां नरेटिव की लड़ाई निरंतर आगे बढ़ रही है। तो सब चीज़ें ऐसी ही चल रही हैं। अब कितना अलर्ट रहा जाए और कितना आगे सोच सकते हैं हम, और दुनिया के जो वारफेयर हैं वो किस तरीके से चेंज हो रहे हैं, उस पर न केवल नज़र रखने की ज़रूरत है, बल्कि उससे 4 कदम 10 कदम आगे रह के सोचने की ज़रूरत है। तो हमारे जितने इंस्टीट्यूट हैं और इन चीज़ों को समझने वाले लोग हैं, निश्चित रूप से वह इन चीज़ों को और बेहतर ढंग से सोच समझ रहे होंगे। हम ऐसी उम्मीद करते हैं, और हमारी सुरक्षा उन्हीं के हाथ में है, यह तो हम जानते और मानते ही हैं। ऐसे में हमें हमारी सरकार और लोगों को ज़्यादा सचेत और जागरूक रहने की ज़रूरत है, क्योंकि इस तरह के हमले कहीं भी कभी भी हो सकते हैं। अब कोई भी खतरे से बाहर नहीं है। इसी के साथ अभी की बात को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।